गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अपकेंद्रीय शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने नगरीय आकारिकी और नगरों का जो संरचनात्मक विकास है उसके संदर्भ में केंद्रोन्मुखी शक्तियों का जो रोल है नगरों के विकास में उसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम नगरों का जो संरचनात्मक विकास है उनके संदर्भ में अपकेंद्रीय शक्तियों का वर्णन करेंगे। अपकेंद्रीय शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जो किसी भी नगर का जो केंद्रीय भाग है उससे बाहर की ओर विकास को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। एक तरह से यूँ कहें कि नगर के केंद्र से दूर रखने और सीमांत की ओर प्रसार के लिए ये शक्तियाँ क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। इसलिए इन्हें केंद्रोपसारी शक्तियाँ भी कहा जाता है। नगर का जो आंतरिक भाग है उसका विकास होते ही चूँकि वहाँ भीड़ भाड़ अधिक हो जाती है, बाह्यवर्ती जो विस्तार है उसके लिए अपकेंद्रीय जो शक्तियाँ हैं वो अधिक सक्रिय हो जाती हैं। अर्थात बाह्य क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की मिलने वाली सुविधाएं हैं, स्वच्छ पर्यावरण है, चौड़ी सड़कें हैं, आवागमन की सुविधाएं है और जो नगरों के जो केंद्रीय भाग उनमें आए दिन लगने वाला जो आम है वो आपका जो सीमांत क्षेत्र है उसमें इस तरह की संभावनाएं नहीं होती हैं, बिना रुकावट के आवागमन होता है। तो इस प्रकार की ऐसी अनेक चीज़ें हैं या यूँ कहें कि आकर्षण हैं जो किसी भी नगर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर जो सीमांत क्षेत्र है उसकी ओर वो लोगों को क्या करती है, आकर्षित करती है। इनके प्रभाव से ही जो अनेक कार्य हैं वो केंद्रीय भाग से बाहर की ओर क्या होते हैं, स्थानांतरित होने लगते हैं। कार्यों के बाह्यवर्ती स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से दो कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। एक तो है केंद्र को त्यागने की इच्छा और दूसरा है बाह्य क्षेत्र का निमंत्रण। केंद्र को त्यागने की इच्छा क्यों होती है? बहुत सारे आपने बड़े नगरों को देखा होगा कि जहाँ नगर के आंतरिक भाग में या केंद्रीय भाग में जो घर होते हैं वो बहुत पास पास बने होते हैं, उनकी जो सड़कें होती हैं वो सकरी होती हैं और गलियाँ भी सकड़ी होती हैं। तो ऐसे में वहाँ का जो पर्यावरण है एक तरह से यूँ कहें कि दम घोंटने वाला पर्यावरण माना जा सकता है, क्योंकि भीड़ भाड़, पॉल्यूशन और वाहनों की आवाजाही निरंतर ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को उस स्थान को त्यागने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। नगर के बाह्य भाग में जिस तरह से नियोजित ढंग से आवासीय कॉलोनियाँ विकसित होती हैं और चौड़े मार्ग उपलब्ध होते हैं, पार्कों की सुविधा होती है, हरियाली की सुविधा होती है, ये सब चीज़ें केंद्रीय भाग से बाहर की ओर, नगर के बाहर की ओर जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को बसने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो इस तरह से लोग उस केंद्रीय भाग को क्या करते हैं, त्यागने की इच्छा रखते हैं और बाहर की ओर बसना प्रारंभ करते हैं। दूसरा है बाह्य क्षेत्र का निमंत्रण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाह्य क्षेत्र की जो सुविधाएँ हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण है, चौड़ी सड़कें हैं, नियोजित कॉलोनियाँ हैं, सीवरेज की सुविधा है, नालियों की सुविधा है, सफाई की सुविधा है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो केंद्रीय भाग में रहने वाले लोगों को या बाह्य भाग में जो रहते हैं, जो शहर में बसना चाहते हैं, वो शहर के केंद्रीय भाग की और नगर के केंद्रीय भाग की तुलना में जो उसका सीमांत क्षेत्र है जहाँ ये अधिक सुविधाएं मिलती हैं उनकी ओर लोग क्या होते हैं, आकर्षित होना प्रारंभ होते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े नगर हैं उनके आसपास अनेक जो उपनगर हैं वो क्या हो जाते हैं, एकाएक विकसित होने लगते हैं। जो पहले छोटा सा एक कस्बा कह सकते हैं या छोटी सी कोई बस्ती कह सकते हैं और उस बस्ती के चारों ओर यदि इस तरह की नियोजित कॉलोनियाँ बसना प्रारंभ होती हैं तो वो छोटी सी जो बस्ती है कालांतर में एक छोटा नगर, जिसे हम उस बड़े नगर का उपनगर भी कह सकते हैं, का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है। अपकेंद्रीय जो शक्तियाँ हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। जो किसी भी नगर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर लोगों को बसने के लिए या यूँ कहें कि स्थानांतरित होने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं।
इसमें पहला है स्थानिक शक्ति। केंद्रीय भाग में जो प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां क्या है कि जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है और खुले भाग की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो केंद्रीय भाग से लोगों को बाहर की और खुले भागों के लिए क्या करते हैं, जाने के लिए विवश करते हैं। तो अत्यधिक भीड़भाड़ और असुविधा के कारण केंद्र के निकट रहने वाले व्यक्ति इसे छोड़कर बाहर की ओर क्या करते हैं, जाने लगते हैं। केंद्रीय भाग में निवास करने वाले व्यक्तियों को अत्यधिक जो संकुलन, या संकुलन से मतलब है कि आपस में वो सटे सटे रहते हैं, जिसके कारण उनको क्या मिलता है, कम मात्रा में स्थान मिलता है। और ऐसे में उनको ना तो पर्याप्त मात्रा में यूँ कहें कि स्वच्छ वायु मिल पाती है, ना पर्याप्त मात्रा में उनको प्रकाश मिलता है। तो ऐसे में वहाँ पर वो स्वयं को एक तरह से क्या करते हैं, रुग्ण यानी कि बीमार महसूस करते हैं। और ऐसे में जो लोग संपन्न होते हैं उस केंद्रीय भाग को यथाशीघ्र त्यागने की क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं। और नगर का जो सीमांत भाग है, जहाँ का वातावरण खुला है, चौड़ी सड़कें हैं, बड़े आवासीय स्थल हैं, वहाँ जाने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। विस्तार की संभावना ना होने और पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण उद्योगों को यहाँ से हटने पर विवश होना पड़ता है। जैसे कि आपने दिल्ली के बारे में सुना होगा कि दिल्ली के अंदर जितनी भी आपकी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनके कारण जो प्रदूषण हो रहा है, तो प्रशासन ने उनको वहाँ से, शहर से कई किलोमीटर दूर बाहर की ओर स्थापित करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए क्या किया है, एक पॉलिसी बनाई है कि धीरे धीरे करके ऐसे जो उद्योग हैं उनको जो नगरीय आबादी है, जनसंख्या है, उससे दूर क्या किया जाए, खुले में शिफ्ट किया जाए, जिससे कि शहर का जो पर्यावरण है वो क्या हो सके, सुधर सके। दूसरा है स्थल शक्ति। नगर के जो बाह्यवर्ती भाग हैं उनमें कई अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि खुला वातावरण है, चौड़ी सड़कें हैं, पार्किंग की सुविधा है, जो कि केंद्रीय भागों में नहीं पाई जाती हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, ये जो आकर्षण है, वो जो केंद्रीय भाग में व्यक्ति रहते हैं उन्हें अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। दूसरी ओर जो नगर का केंद्रीय भाग होता है, वहाँ पर जो भूमि का मूल्य है वो क्या होता है, अधिक होता है। किसकी तुलना में, जो नगर का सीमांत भाग होता है, वहाँ पर खुली भूमि और जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण जो भूमि की कीमत है वो क्या होती है, केंद्रीय भाग की तुलना में कम होती है। और वहाँ का जो वातावरण है वो भी क्या होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। और जो भूमि होती है वो क्या होती है, प्लान्ड होती है, नियोजित होती है। इसी आकर्षण के कारण लोग नगर के केंद्र से बाहर की ओर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और जो आवागमन की सुविधा है वो बाह्यवर्ती स्थलों के आकर्षण को और अधिक क्या करती है, बढ़ा देती है। जैसे कि हम जयपुर का उदाहरण ले सकते हैं कि जयपुर के जो बाह्य सीमांतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जब से आवागमन की सुविधाएं बढ़ी हैं, लोग आंतरिक भाग की ओर, बाह्य भाग में बसने के लिए क्या हो रहे हैं, अधिक प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको स्वच्छ वातावरण आसानी से मिल जाता है। नंबर 3 है अवस्थितिक शक्ति। केंद्रीय भाग में असंतोषजनक कार्यात्मक अंतराल और परिधीय क्षेत्र में पर्याप्त अंतराल की प्रत्याशा के कारण इस शक्ति का उदय होता है। आवासीय क्षेत्र व भारी यातायात, या यूँ कहें कि उद्योग व चिकित्सा क्षेत्र आदि के मध्य कार्यात्मक दूरी नहीं रह जाने पर इनके स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न जो संस्थान है नगर के केंद्र से बाहर की ओर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने जयपुर का मैं उदाहरण दूं, क्योंकि आप लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, तो आप पाएंगे कि जितने भी आपके बड़े बड़े चिकित्सालय हैं, महात्मा गांधी है, JNU है, नारायण है, ये सारे के सारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो आप पाएंगे कि जो मुख्य आबादी है उससे कहीं बाहर है, इतर है, क्योंकि जिससे कि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जो बाह्य वातावरण है वो भी कैसा मिले, स्वच्छ मिले। इसी प्रकार अधिकांश शिक्षण संस्थान, चिकित्सा संस्थान प्रारंभ में निर्मित क्षेत्र की सीमा पर स्थित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे नगर की वृद्धि के साथ साथ वो भी क्या हो जाते हैं, सघन आवास और वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। यूँ कहें कि घनी आबादी से क्या करते हैं, घिर जाते हैं। नंबर 4 है सामाजिक मूल्यांकन की शक्ति। नगर के सामाजिक संगठन में परिवर्तन से भी अब केंद्रीय शक्ति का क्या होता है, उदय होता है। विभिन्न भाषा, धार्मिक, जाति, प्रजाति, वर्ग
नगर के क्षेत्र विशेष में क्या होते हैं, संकेंद्रित होते हैं। यहाँ पर सामाजिक मूल्यांकन की शक्ति से तात्पर्य ये है कि कई बार हमारी जो मानसिकता ये होती है कि शहर के या नगर के किस भाग में कौन सी जाति या कौन से धर्म विशेष के लोग अधिक निवास करते हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति उस क्षेत्र की ओर क्या होता है, अधिक आकर्षित होता है और उस क्षेत्र का जो विस्तार है वो तेजी से क्या होता है, बाह्य भाग में, सीमावर्ती भाग से बाह्य भाग की ओर क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार बाहर से आने वाले जो लोग हैं और नगर के विभिन्न भागों में जो जिन्हें हम एकाकी रूप से कह सकते हैं रहने वाले जो परिवार हैं, वो अपने सजातीय क्षेत्रों की ओर, सजातीय से मतलब है कि जो एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष के लोग जहाँ निवास करते हैं उस क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे करके वो जो भाग है नगर का सीमांत क्षेत्र में, वो एक बड़े नगरीय क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। अनेक कारणों से भी विस्थापित जनसंख्या को भी नगरों के बाह्यवर्ती भागों में बसाया जाता है, जिससे नगर का जो आकार है वो निरंतर बढ़ता जाता है। इसके बाद बात आती है बसाव स्तर व संगठन। नगर के जो बाह्यवर्ती भाग हैं उसमें आधुनिक कार्य स्थल स्वरूप गतिशील प्रतिमान से तात्पर्य कि जो आवागमन के साधन हैं वो संतोषप्रद परिवहन सेवा, पर्याप्त खुले स्थल जैसे कारक पाए जाते हैं जो विभिन्न संस्थानों और कार्यों को बाह्य भागों में स्थानांतरण हेतु प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि ये जो कारक हैं वो जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उनको अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब ऐसे कार्य बाहर की ओर स्थापित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके आसपास जो लोग हैं बसना प्रारंभ कर देते हैं। उच्च वर्ग के आवास भी इस शक्ति के कारण बाह्य भागों में क्या होते हैं, स्थापित होने लगते हैं। समान आर्थिक स्तर के लोगों की आसपास बसने की प्रवृत्ति के कारण नगर का बाह्यवर्ती विस्तार होता जाता है, क्योंकि जो केंद्रीय भाग में जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते हैं सीमावर्ती भागों में या सीमांत क्षेत्र में नगर के में, वहाँ पर वो बड़े बड़े जो भूखंड हैं वो कम कीमत में खरीदते हैं और उन पर आलीशान मकान बनाकर रहते हैं। जैसे कि एक शहर का ये भाग जिसे हम पोश कॉलोनी के रूप में जानते हैं का रूप धारण कर लेता है और ऐसे में निरंतर उसके आसपास लोग आकर बसना प्रारंभ कर देते हैं, जो नगर का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। मानवीय समीकरण, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया था कि केंद्रोन्मुखी शक्ति में मानवीय समीकरण एक तरह से आकर्षण और अपकेंद्र दोनों के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर भी वो दोनों रूपों में कार्य करता है। मानवीय समीकरण नगर की प्रारंभिक अवस्था में केंद्रोन्मुखी शक्ति के रूप में तथा नगर के विस्तार और वृद्धि में अपकेंद्रीय शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्र विशेष में बसने या उसे छोड़ने में मानव की पसंद की निर्णायक भूमिका होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि केंद्रीय भाग में जब अत्यधिक प्रदूषण, शोर शराबा, भीड़ आदि होती है तो वहाँ पर व्यक्ति की उस स्थान को त्यागने की इच्छा हो जाती है और वो बाह्यवर्ती भाग में खुले स्थान की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय भाग से बाहर की ओर स्थानांतरण की इच्छा भी